हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी स्तर पर अध्याय एक संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार को आज समझेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? एन यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जेड, ठीक है, पूर्णांक। और डब्ल्यू यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या होंगी? सभी प्रकार की संख्या आ जाएंगी। और अपरिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी लिख लेते हैं इसी में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तथा परिमेय संख्या ये रह गई थी। तो इतनी सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार भाग करने की एक प्रक्रिया है। इसकी दो विधियां होती हैं। दशमलव प्रसार भाग करने की एक विधि है, भाग जानते ही। ठीक है, तो पहली है जो स्थिति है वो है शेष शून्य हो जाता है, अर्थात शेषफल क्या हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए। तो ये कब होगा? उदाहरण देखते हैं 1/2 में। यहाँ देखिए क्या आ जाता है, जो पूर्ण रूप से कट जाए, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो उसके शेषफल शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे ये संख्या है और ये संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से कई संख्या हो सकती है। दूसरी स्थिति, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। तो ये दूसरी स्थिति है। क्या? इसका उदाहरण देखते हैं। 1/3 का भाग करेंगे तो ये क्या होगा? 0.333333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा? आता रहेगा अनंत तक। ठीक है। दूसरा उदाहरण है 1/7। इसका भी भाग करेंगे तो 0.142857, फिर आ जाएगा 1428557, फिर आएगा 1428557। तो ये ऐसे क्या आता रहेगा अनंत तक। इसी प्रकार कई संख्या हो सकती है। यदि हर में 3, ठीक है, यदि हर में, जैसे ये उदाहरण है, तथा 7 आए इस प्रकार से, तो उसका शेष कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अर्थात क्या होता है? ये इसी प्रकार से चलता रहता है उसका भाग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार। दोनों स्थिति, पहला शेष शून्य हो जाता है, दूसरा शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। नोट देखते हैं, इसके दो नोट है। प्रथम स्थिति को, जो ये प्रथम स्थिति है, जब शेष शून्य हो जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं शांत कहते हैं। तथा द्वितीय स्थिति को, यानी इस जब शेष शून्य नहीं प्राप्त होता तो इस स्थिति को कहते हैं अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, दूसरा नोट देखते हैं। दूसरा नोट क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे उसे जैसे ये देखिए 0.333 है, इसको क्या ले सकते हैं? यदि जो जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे उस संख्या के ऊपर बार, इसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं हिंदी में, इसे बार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब उदाहरण के सवालों को हल करते हैं। उदाहरण 6 है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। पी और क्यू जहाँ क्या है? पूर्णांक है, और क्यू कभी शून्य नहीं हो सकता है, ऐसा हम मान के काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारी पहली स्थिति का दशमलव प्रसार गुणांक है। ठीक है, जिसका शेषफल क्या हो? शून्य प्राप्त हो। तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो पहले संख्या लिखते हैं 3.142 और 7 8। ठीक है, इसको हमें परिमेय संख्या बनाना है। देखिए 3 दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 2 2 2 4 2 3 6। ठीक है, तो दशमलव हटा के 2 4 7 8, जितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है उतने जीरो लिख देते हैं। 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, जो कि क्या है? जो कि एक पी बाई क्यू के रूप में होगा, जो कि एक परिमेय संख्या होती है, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ पी और क्यू क्या है? जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है और क्यू शून्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हम
इस प्रकार से पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी ये इस प्रकार के आएंगे उदाहरण जिसका शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है उसको इसी प्रकार से हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण 7 है, दिखाइए कि 0.333 ऐसे बार बार आता रहेगा बराबर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक, यानी हमें इस ये अनमसानी आवृत्ति जो ये उदाहरण है इसको हमें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले जो ये संख्या है इसे मान लेते हैं, माना x के बराबर इस संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, चूँकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अतः अब इसको हल करने की हम क्या करेंगे, जब एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो ये 10x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3.333 डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस वाले पद को हम दो भागों में तोड़ते हैं। तो इस पद को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस पद को हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमें इस पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि ये हमारा धन में आना चाहिए। तो पहले ही लिख लेते हैं इसको 0.3333। तो इस तरफ क्या बचेगा, जब इसको इतने में हम घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 3 ही बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, प्लस इसको क्या माने हैं, इसको हम लोगों ने x मान रखा है तो बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे इसे रखते हैं तो ये 10x हो गया बराबर, इसको क्या ले सकते हैं 3 + x, ठीक है। x को इधर लाते हैं तो 10x माइनस हो जाएगा ये वाला x बराबर 3, ये 9x हो गया बराबर 3, ठीक। अब x के गुणे को उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 3/9 अर्थात क्या आ जाएगा 1/3। तो ये क्या हो गया पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, जहाँ क्यू क्या है कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण 7वें को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। उदाहरण 8, दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 27 को हम बार के रूप में लिख सकते हैं, को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को हम मान लेते हैं x के बराबर है, माना x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक। चूँकि हमें यहाँ पे पता है कि ये क्या है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 2 और 7 की, यहाँ आप लिखते हैं चूँकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति, 2 अंक क्या है 2 और 7, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अतः पिछले वाले प्रश्न में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो वहाँ पे 10 से गुणा किए थे, यहाँ पे 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही इसलिए 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो इसमें इस पक्ष में दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देते तो यहाँ पे क्या आएगा 127.2727 डॉट डॉट, ठीक। अब इस संख्या को हमें 2 भागों में तोड़ना है जैसे पिछले वाले प्रश्न में किए थे। तो 127.2727 बराबर, देखिए जो 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक तो यही पक्ष होना चाहिए ये वाला,
तो इसको लिख लेते हैं 2 7 2 7 2 7। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या प्राप्त होगा ये इसमें से घटा देते हैं तो वही संख्या यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो घटाएंगे जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 126। ठीक है, तो यहाँ पे 126 ये डॉट डॉट है। ठीक है, 126 प्लस इस संख्या को क्या माने हैं हम लोग, x मान रखा है पहले से ही। ठीक है, तो अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो 100x बराबर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 126 प्लस x लिख सकते हैं। x को इस पक्ष में लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा और 126, तो यहाँ से 99x बचेगा 126। अब x का जो गुणांक है 99 वो दूसरे पक्ष में आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट रहा है तो काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये 3 3 और कट रहा है काट देते हैं, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, ये संख्या प्राप्त हो गई 14/11। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया जहाँ क्यू शून्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम प्रश्न 8 सवाल को हल कर लेते हैं। उदाहरण 9 है, दिखाइए कि 0.235353 डॉट 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 बराबर 0.235 का बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू शून्य नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले जैसा ही है तो मान लेंगे, माना x बराबर 0.2353 और 5। ठीक, यहाँ पे भी 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, वो संख्या क्या है, 3 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करना दोनों पक्षों में, तो ये 100x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 23.5353 ठीक है, अब 23.5353 को 2 भागों में कर, तो यहाँ पे जो इस तरफ आएगा वो हमेशा क्या रहता है, यही संख्या रहती है 535। ठीक है, और डॉट डॉट। अब इसमें से घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, घटाने पर जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 23.3। ठीक है, तो इसको 23.3 और इसको क्या माने हैं, x मान रखा है तो प्लस में x लिख दिया। अब जो ये मान प्राप्त हुआ है ये मान अर्थात ये इसको यहाँ पे रखेंगे, तो 100x बराबर 23.3 प्लस x, यहाँ पे 100x माइनस x बराबर 23.3, तो 99x बराबर 23.3, तो x बराबर यहाँ से 23.3/99 ले सकते हैं। और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ q शून्य नहीं है। अगला प्रश्न है उदाहरण 10, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच के अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, कोई भी संख्या ले लीजिए, के बीच की एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी संख्या लीजिए, बटे में 7 रहना चाहिए 1 और 2 के, तो 1.5/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका भाग करने पर ठीक है मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा।